तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज अभी जो ऑफिशियल साइट है एआईपीजीटी की, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जिसमें उन्होंने एआईपीजीटी का सिलेबस अभी वो जो है वो अपलोड किया है। तो इसके बारे में कई लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये जो सिलेबस उन्होंने डिक्लेयर किया है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में जो भी कुछ कन्फ्यूजन था कि एआईपीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत वास्ट सिलेबस है और उसको कुछ लिमिट नहीं है, ऐसा बोल रहे थे हम, लेकिन उन्होंने अभी उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने का ट्राई किया। एनसीआईएसएम जो भी कुछ कमेटी है उन्होंने क्या किया है कि आपका जो सिलेबस होता है एग्ज़ाम का उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने का उन्होंने अभी प्रयास किया है इसमें, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो सिलेबस है उसमें उन्होंने क्या क्या ऐड किया हम देखेंगे। तो पहली बात तो उन्होंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं। वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 120 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए 120 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग भी उसमें ऑब्वियसली इंक्लूडेड है। उसके बाद में उसमें मीडियम ऑफ पेपर जो था वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रखा है, जैसे कि पिछली बार भी था। लेकिन उन्होंने ऑफिशियल अभी सिलेबस डाला है, तो देखो कैसा किया है उन्होंने कि फ़र्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हुए उन्होंने पूरा सिलेबस बनाया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट ईयर के कौन से सब्जेक्ट्स इसमें ऐडेड है, तो देखिए ये जो सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर के ऐडेड है। मतलब क्या है, उसमें पदार्थ विज्ञान आएगा, संस्कृत आएगा, क्रिया शारीर, रचना शारीर और मौलिक सिद्धांत। मतलब उन्होंने क्या किया है कि पिछले बार की तरह, मतलब अभी तक जो चलता है ना उसी प्रकार से सेम ही है, लेकिन उसको ऑफिशियल प्रकार से उन्होंने स्वरूप दिया है कि लोग उनको ना पूछे कि कहाँ से आप क्वेश्चन डालते हो। तो उन्होंने बस एक प्रूफ होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पे डाला है। लेकिन आपको करना तो सभी पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताऊँगा। देखो अभी संस्कृत तो आप पहले से करते आ रहे हो। क्रिया शारीर अगर बोलेंगे तो उसमें भी संहिता का कुछ पार्ट्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड होता है। रचना शारीर है तो एनाटॉमी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मौलिक सिद्धांत इसमें अष्टांग हृदय संहिता कवर हो जाएगी, ठीक है। नीचे चरक संहिता है तो चरक, अष्टांग और सुश्रुति तीन होते हैं। लेकिन उन्होंने इसमें क्या किया है, उन्होंने चरक का उल्लेख किया है, अष्टांग हृदय का उल्लेख किया है, और लेकिन नीचे उन्होंने सुश्रुत का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया है, सुश्रुत संहिता का। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो भी सिलेबस बीएमएस का अभी तक चलता आ रहा है उसमें सुश्रुत संहिता ऐसा कहीं पे भी मतलब मेंशन नहीं था अलग प्रकार से कि हमारे सिलेबस में। उसके बजाय हमें क्या था, शल्य था, शालाक्य था। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया, शल्य शालाक्य ऐसा वर्ड मेंशन करके। तो आपका अभी कन्फ्यूजन क्या है कि सर अभी हम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े कि ना पढ़े, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे पढ़ना है। अगर उन्होंने सिलेबस डाला है मतलब दे आर मोर और फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स पार्ट, राइट। तो अब अगर आप अभी पढ़ना चाह रहे हो तो शल्य अगर आप पढ़ने बैठोगे तो शल्य का कंटेंट क्या है, जो भी सिलेबस है ऑब्वियसली वो सुश्रुत संहिता में आ रहा है। तो आप सुश्रुत भी पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका शल्य कवर हो रहा है। सुश्रुत का अगर आप उत्तर तंत्र पढ़ रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, आपका शालाक्य का पार्ट कवर हो रहा है, राइट। तो अलग से आपको कुछ करना नहीं। अभी देखो मैं आपको बताऊंगा, पंचकर्म है तो पंचकर्म का जितना भी कुछ पार्ट आता है कहाँ पे कवर हो जाता है, आपका चरक सिद्धिस्थान में कवर हो रहा है, राइट। काय चिकित्सा का पार्ट जो है कहाँ पे कवर हो रहा है, चरक में कवर हो रहा है। अष्टांग हृदय हो गया, या फिर सुश्रुत का भी जो निदान स्थान है उसमें भी काय चिकित्सा का पार्ट आप कवर कर रहे हो। देखो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली चरक संहिता का उत्तरार्ध जो है उसको भी मेंशन किया है, ठीक है। और जैसे कि अभी कौमार वृत्ति है, तो कौमार वृत्ति है तो आप पूछेंगे कि अभी सर काश्यप संहिता पढ़नी कि नहीं पढ़नी, ऑब्वियसली पढ़नी है आपको। लेकिन कौमार वृत्ति के अंडर बाकी भी जो पार्ट्स आएंगे वो आपको करना ही करना है। मतलब कौमार वृत्ति का पेडियाट्रिक जो पार्ट है मॉडर्न का वो भी आपको करना है, आपको काश्यप संहिता भी पढ़नी है। उसके अलावा अगर अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में जो कुछ बाल रोग का दिया है वो भी आपको पढ़ना है, और कहीं पे अगर रेफरेंसेस आएंगे तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब प्रसूति तंत्र का देखेंगे तो उसके लिए अभी क्या है, आप मॉडर्न को थोड़ा अच्छे से उसको कर सकते हो, या फिर सुश्रुत शारीर जैसा जो सब्जेक्ट्स है उसमें प्रसूति तंत्र की चीज़ें आएंगे। तो ऐसा जो भी कुछ होता है ना वो सभी मैटर सेम ही रहा है, बस उसको उन्होंने ऑफिशियल स्वरूप देने के लिए ये सिलेबस पोस्ट किया है। तो इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस आपके होंगे नहीं, बट मैं आपको बोलूँगा इससे चेंजेस क्या आ सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स के नाम उन्होंने डाले हैं ना, इस प्रकार से अभी मार्क्स का डिवीज़न शायद इस बार हो सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू शायद, मतलब इसका कोई भी प्रूफ नहीं है या फिर कोई ऑफिशियल ऐसे अनाउंस नहीं कर सकता कि कौन से क्वेश्चन किस पे आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये सिलेबस डाला है तो आप 20 जो भी कुछ टॉपिक्स है उसको डिवाइड करके आप प्रायोरिटी के साथ उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब कैसा है कि अगर रोग निदान है तो रोग निदान पे शायद वो एक आध क्वेश्चन डाल सकते हैं ना। रोग निदान पे क्वेश्चन डालेंगे मतलब क्या डालेंगे, स्त्रोतस पे क्वेश्चन डालेंगे, दोष धातु रुद्धिक्षय उसके जो लक्षण होते हैं उस पर डालेंगे। मतलब क्या है कि अगर आप इन जनरल में जैसे कि पहले से आपको बताते आ रहा हूँ कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट ये तीनों आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, उतना भी अगर आपने किया तो आपके 20 सब्जेक्ट उसी में कवर हो रहे हैं, ठीक है। बट अभी आपको फोकस कहाँ पे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन ब दिन क्या हो रहा है ना कि पेपर का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा मोर और प्रैक्टिकल होता जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, आपको फोकस किस पे करना है।
आई एम अगेन टेलिंग यू, रिसर्च पे अभी आपको फोकस करना है, क्योंकि जब आप पीजी में भी आते हो ना तो रिसर्च आपका बेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आप इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च है। और अपडेट्स ऑन आयुष, आयुष का आप क्या कीजिए पता है कि इंस्टाग्राम पे आयुष का जो ऑफिशियल पेज होता है उसको फॉलो करना है, या फिर जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो तो हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन आपको भी खुद से भी सर्च करना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ न्यूज़ वगैरह आता है आयुष के बारे में, उसके बारे में अपने को देखना है। अभी देखो इसके बारे में अभी क्या योगा डे आ रहा है, तो उसके बारे में आपको क्या है, प्रीवियस सभी थीम्स देखनी है, इस साल कौन सी थीम आएगी, पिछले साल कौन सी थी, पिछले 2-3 सालों में कौन सी थीम पूछी गई है, योगा डे का मतलब स्टार्ट कब हुआ था, वो दिन क्या था, योगा डे कौन सा होता है, ये सभी चीज़ें आपको करनी है। ये सभी अपडेट्स ऑन आयुष में आएगी। अभी देखो आयुष के जो कुछ नए सेंटर्स खुल रहे हैं, जैसे कि गोवा में अभी हो गया, या फिर दिल्ली का जो होता है, मतलब ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। कौन से मिनिस्टर आए या फिर किसकी मतलब ट्रांसफ़र हो गई, ये सभी चीज़ें आपको पूछी जाती है, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है। शल्य का मॉडर्न पार्ट भी पूछा जा सकता है कि सर्जरीज के नाम वगैरह जो होते हैं ना, वो भी पूछा जा सकता है। और बाकी का शल्य का पार्ट तो आपकी सुश्रुत संहिता से आप कवर कर ही लेते हो, ठीक है। बस अभी चरक संहिता तो उन्होंने दिया है, तो ऑब्वियसली 30% सिलेबस तो चरक संहिता पे होता है, 30-40 भी आप कह सकते हो। अगर आप अभी पूछोगे कि सर द्रव्यगुण जो सब्जेक्ट है तो भाव प्रकाश पढ़ना है क्या, ऑब्वियसली तो द्रव्यगुण आप कहाँ से पढ़ोगे, राइट। लेकिन मोर ओवर अभी आपको थोड़ा उसको शॉर्टन करके क्या करना है, द्रव्यगुण के जो भी पॉइंट्स होते हैं अपने सिलेबस के, यूजी का अपना सिलेबस जो होता है उसमें द्रव्यगुण का क्या होता है, लैटिनियम्स होता है, फैमिली होता है, केमिकल कंपोनेंट, पर्याय नाम, ये जो सभी चीज़ें हैं ना वो आपको करनी है। तो इन शॉर्ट मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, सभी चीज़ें वैसी की वैसी है, बस इसको थोड़ा मटेरियलिस्टिक उन्होंने अप्रोच दिया है कि आपको ये सिलेबस प्रूफ के लिए दिया है। मैं आपको बोलूँगा कि अगेन प्रूफ के लिए दिया है, सभी चीज़ें सेम ही है, इसलिए आपको कुछ भी हड़बड़ाना नहीं है। आपका जो भी कुछ स्टडी चालू है बस वैसा ही चालू रखना है, उसमें कोई चेंजेस आने नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस इससे क्या होगा ना कि जो 20 सब्जेक्ट्स है उसमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कितने मार्क्स के लिए क्या चीज़ें आएगी, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस प्रकार से। मतलब अगर तंत्र आ रहा है तो उसमें टॉक्सिक भी आएगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते अगर तंत्र लिखा है सर यहाँ पे टॉक्सिक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रसशास्त्र है तो उसमें वैशेष रत्नावली का आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है वो तो चीज़ है। तो रस रत्न समुच्चय का अगर उन्होंने एक आध क्वेश्चन डाल दिया तो आप ये तो क्लेम नहीं करोगे सर आपने वहाँ पर रस रत्न समुच्चय मेंशन नहीं किया था। ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट के अंडर क्या क्या कंटेंट आएगा वो सभी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आप अभी तक जो पढ़ रहे थे बस उसी को कंटिन्यू करना है। सिलेबस आने से कुछ चेंजेस मेरे हिसाब से तो नहीं हुए। स्वस्थ उत्तर पढ़ रहे तो योगा वगैरह जो है वो तो बट ऑब्वियस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बस बेसिकली आपको क्या करना है अभी कि ये जो सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सब ये सिलेबस दे रहे हैं तो उनके हिसाब से उन्होंने पेपर सेट करते वक्त उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ उन्होंने रखी है कि हमें सब्जेक्ट वाइज लड़कों को पेपर देना है। तो अगर उनकी प्रायोरिटीज़ में होगा तो आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से आपको कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है, आई विल टेल यू। रिसर्च का पार्ट, आयुष का पार्ट होगा उस पर आपको थोड़ा स्ट्रेस देना है। प्रसूतियान बाल रोग, इसमें भी एक आध 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते ही करते हो। स्वस्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, उस पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते ही करते हो, ठीक है। उसके बारे में पंचकर्म तो आपको पता ही होता है, चरक सिद्धिस्थान में भी कवर हो जाता है। उसके बाद में द्रव्यगुण काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, द्रव्यगुण भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम उनकी फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पूछे थे, तो इस बार भी कोई ऑड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन पहले बात तो क्या है, बेसिक चीज़ें आपको गलत नहीं करनी, तो बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद में देखा जाएगा कि जो भी कुछ आएगा, ठीक है। और पदार्थ विज्ञान थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, लेकिन मैं अभी इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपका स्टडी अच्छा खासा हुआ है और आपको अगर लगता है कि आपके स्टडी को आपको टेस्ट करना है, तो हमने मॉक टेस्ट 5 सेट ऑफ मॉक टेस्ट हम अभी डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद में हम रिसर्च का 100 क्वेश्चंस का एक मेगा मॉक टेस्ट भी रखने वाले हैं। तो अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो उसके जो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप की लिंक्स डाली है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगा कि मॉक टेस्ट आपको क्यों सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपने कोई भी क्लास लगाया होता है, तो अलग मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि अलग टीचर की एक विजन होती है ना, कि अलग प्रकार से वो सोचते हैं। तो सभी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो, मतलब क्या होता है कि ये जो पैसे होते हैं कि 200-300, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द इनकम फॉर एनी मेंटोर। एक्चुअली वो आपके लिए होता है कि जो नॉमिनल फीस जो होती है उसके कारण क्या होता है ना कि आप में वो सीरियसनेस रहती है। अगर आप कोई टेस्ट फ्री में सॉल्व कर रहे हो और पैसे देके कर रहे हो, अलग सीरियसनेस है, राइट। तो अभी ये फेज़ में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने। इसके कारण आई वुड सजेस्ट यू कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो। आई एम नॉट सेइंग दैट सिर्फ आयुर्विकल्प, कहीं से भी आप करो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। और जितने भी बच्चे अभी इंटरेस्टेड होंगे वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो जो अर्ली 50 बर्ड्स हैं उनके लिए हमने डिस्काउंट भी रखा है,
तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट परचेस करके उसका जो शेड्यूल है हम 20 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बारे में हमने डिटेल्स अभी व्हाट्सएप पे डाली है, और अगर बाद में भी आप सॉल्व करना चाहो तो उसका जो PDF फॉर्मेट है वो आपके साथ हमेशा रहेगा, और वो जो लिंक्स है वो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स का ऑप्शन भी हमने रखा है। तो ठीक है, तो फिर से जो कुछ नए अपडेट्स आएंगे उसके साथ हम मिलेंगे, और जो भी कुछ ट्रिक्स के वीडियोज़ है वो भी हम फिर से अभी जो पोस्ट करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर से हम बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलो गुड बाय।